नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो गया था। पर अब दोबारा से मैं करेज टू बी डिसलाइक की सेकंड नाइट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें अभी 3 चैप्टर्स बाकी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे के चैप्टर को टच करूँगा ताकि एक लिंक बन पाए। तो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा, ओवरकमिंग द टास्क दैट फेस यू इन लाइफ, उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि यूथ जो है अभी भी फिलासफर की बातों से कन्विंस नहीं है। वो कहता है कि तुम बोलते हो कि सारी प्रॉब्लम्स जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, और पर वो जो फिलासफर की जो बात है कि लोगों को एक कॉमरेड की तरह सोचो, लोगों को एक साथी की तरह सोचो, वो ऐसा नहीं सोच पा रहा। उसको अभी भी लगता है कि जो लोग हैं वो उसके दुश्मन हैं। अंदर कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है। तो उसको इस बात को वो ढंग से नहीं समझ पा रहा कि जो एडलर जो बोलता है कि उसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी, इम्पोर्टेंस क्यों दी, और वो इतनी लिमिट तक क्यों गया कि उसने ऑल प्रॉब्लम्स को ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोल दिया, ना कि कुछ को। और फिलोसफर ने आगे उसको बोलता है कि भाई इन सब बातों को समझाने के लिए तुम्हें और बातें समझानी पड़ेगी। तुम में इस चीज़ की कमी है, विच इज़ कॉल्ड करेज टू बी हैप्पी, कि खुश रहने का साहस, ये तुम में कमी है। और ये मैंने तुम्हें बताया था। तो यूथ बोलता था कि भाई मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। और फिलोसफर आगे बढ़ते हुए उसको कहता है कि भाई तुमने अपनी करेज खो दी है और तुम अपने लाइफ टास्क से भाग रहे हो। तो ये एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, लाइफ टास्क, जो यूथ को नहीं पता होती। तो यूथ बोलता है किस तरह का लाइफ टास्क। तो फिलोसफर उसको बोलता है कि एक तो है सेल्फ रिलायंट, ये टास्क नहीं है, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव है एक ह्यूमन बिहेवियर के, कि एक तो है कि सेल्फ रिलायंट रहना, यानी खुद पे डिपेंड करना, और दूसरा है सोसाइटी के साथ हारमोनियस वे में रहना, शांत, मतलब एक हारमोनी क्या होती, शांति टाइप, मतलब खुशी से रहना। और ये बात को समझना कि मेरे में एबिलिटी है और लोग मेरे कॉमरेड है। मेरे में एबिलिटी का मतलब वो सेल्फ रिलायंट है, और लोग मेरे कॉमरेड है, इसका मतलब वो सोसाइटी के साथ हारमोनी में है। तो इसके बाद वो फिलोसफर बोलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हारमनी विद पीपल या फिर सेल्फ रिलायंस, ये कैसे अचीव की जा सकती है। तो वो एडलर का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोलता है, लाइफ टास्क। अगर आप लाइफ टास्क को समझ जाओ तो आप ये चीज़ भी समझ सकते हो। फिर वो बोलता है लाइफ टास्क 3 तरह के होते हैं। एक होता है टास्क ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप, टास्क ऑफ लव। तो 3 तरह के टास्क। तो फिर आगे हर एक टास्क को वो बताना शुरू करेगा। तो इस चैप्टर में हमने टास्क ऑफ वर्क को समझा था। आज हम समझेंगे टास्क ऑफ फ्रेंडशिप और टास्क ऑफ लव को। तो एडलर के हिसाब से लाइफ टास्क ऐसी चीज़ है जैसे हम सोसाइटी में विचर रहे हैं, है ना, एक इंडिविजुअल की तरह। तो कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा इवेंट जिसको ना करने की हमारे पास चॉइस नहीं है, जो हमें करना ही करना है। मतलब जैसे लोगों से मिलना है, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, ये टास्क ऑफ वर्क कह लो या इसको किसी भी टास्क से आप जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले उसने टास्क ऑफ वर्क की बात की। तो टास्क ऑफ वर्क से उसका मतलब है कि किसी भी तरह का काम हो वो तुम खुद नहीं कर सकते। जैसे उसने एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने एक बुक लिखनी है तो चाहे मैं राइटर खुद हूँ, एडिटर खुद हूँ, पर मुझे पब्लिशर के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, बाइंडिंग के लिए, अलग अलग जो छोटी मोटी चीज़ें और होती हैं बुक से रिलेटेड, उन सब के लिए उसको लोग चाहिए। तो कोई भी काम वो अकेला कोई बंदा नहीं कर सकता। तो
हमें एक जो वर्क है वो एक कलेक्टिव वर्क है, तो वहाँ पे टास्क ऑफ वर्क इन्वॉल्व जो है होता है। अब उस टास्क ऑफ वर्क में ज़रूरी नहीं है कि हम उस बंदे को अच्छे से जानते हो या नहीं जानते हो, हमारी उससे गहरी दोस्ती हो या नहीं हो, हमें हमारा जो काम है वहाँ पे जो टास्क है वो वर्क रिलेटेड है। सो बिना किसी की मदद के आप कोई काम नहीं कर सकते, यह अनफिजिबल है। तो इस पे डिस्कशन हुई। तो उसके बाद एक डिस्कशन हुई कि जो टास्क ऑफ लव है, टास्क ऑफ वर्क है, वो भी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम के साथ घिरा हुआ है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी थी कि मान लो आप किसी फर्म में काम करते हो और एक दूसरे से आपकी इतनी दोस्ती नहीं है, जो भी एम्प्लॉय है वहाँ पे, पर एक दिन क्या होता है, आपसे कोई गलती हो जाती है जिससे आपको भारी नुकसान, आपकी कंपनी को भारी नुकसान होने वाला है। और वहाँ पे आपको पता है, अभी बाकियों को अभी ये पता नहीं है, और आप ये सोच ही जा रहे हो कि यार ये क्यों हो गया, पर आप तो किसी को नहीं जानते, फिर भी आप इतने टेंशन में क्यों हो? तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न है? तो प्रॉब्लम के पीछे रीज़न ये है कि जब वो अगले दिन जाएगा उसको बॉस से गालियाँ पड़ेंगी और उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इससे क्या होगी, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो सेल्फ है, वो क्या होगी, हर्ट होगी। तो इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पे कितना रोल प्ले कर रहा है। अकेला तो वो कोई काम कर नहीं सकता, कि टास्क ऑफ वर्क में आपको लोग तो इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोगों को नहीं जानते हो आपको हर्ट नहीं होगा। आपको अगर कोई नहीं भी जानता हो, उसके सामने आप गलती कर दें या कोई प्रॉब्लम है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण तुम वो फील ज़रूर करोगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए टास्क ऑफ लव, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप पे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रेड स्ट्रिंग एंड रिजिड चेन्स। तो इस चैप्टर का जो मतलब है, नाम है, वो आगे क्लियर होगा कि इससे उसका क्या तात्पर्य है। तो युवा यहाँ पे बोलता है कि मैं अपने ऑब्जेक्शन आगे के लिए छोड़ देता हूँ, चलो टास्क ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। तो फिलोसफर बोलता है कि फ्रेंडशिप, जो एक फ्रेंड का रिलेशनशिप है ब्रॉडर सेंस में, ये वर्क से काफ़ी अलग है और इसमें कोई कंपल्शन नहीं है वर्क प्लेस में। जैसे वर्क प्लेस में होता है तुमने कोई काम करना है, ये टास्क है एक तरीके का। तो फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप है जिसको बनाना मुश्किल है और गहरा करना और भी मुश्किल। तो यूथ बोलता है कि हाँ, ये बहुत सही है। अगर कोई स्पेस होती जैसे कि स्कूल या वर्क प्लेस, तो रिलेशनशिप बिल्ड की जा सकती है, पर ये रिलेशनशिप एक सुपरफिशियल यानी सतह लेवल पे ही होगी, जो कि उस स्पेस से ही लिमिटेड होगी। तो अगर हम पर्सनल फ्रेंड रिलेशनशिप बनाने की बात करें तो हमें उस स्पेस से बाहर उसको बनाना पड़ेगा, जैसे कि कोई वर्क प्लेस, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो फिलोसफर बोलता है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा है, कोई ऐसा बंदा है जिसको तुम क्लोज फ्रेंड बोल सकते हो, गहरा फ्रेंड बोल सकते हो? तो युवा बोलता है कि मेरे पास दोस्त तो हैं, पर मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्लोज फ्रेंड बोल सकता हूँ कि नहीं। तो फिलोसफर बोलता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था। जब मैं हाई स्कूल में था, मैं तो किसी के साथ दोस्ती भी नहीं करता था। तो मैंने अपने दिन ग्रीक और जर्मन सीखने में निकाले और मैं फ़िलासफ़ी की बुक पढ़ता रहता था। तो मेरी माता बड़ी चिंता थी इस बात में, और उसने एक बार तो मेरे होम रूम टीचर से भी बात की कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके दोस्त नहीं है। तब मेरे टीचर ने उनको बोला कि भाई इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये ऐसा आदमी है जिसको दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो शब्द थे मेरे टीचर के, मेरी माता के लिए बड़े एनकरेजिंग साबित हुए, उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। तो उनसे मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिला। तो युवा आगे बोलता है कि एक ऐसा आदमी जिसको दोस्त नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हाई स्कूल में तुम्हारा एक भी फ्रेंड नहीं था। तो फिलोसफर बोलता है, मेरा एक फ्रेंड था,
और वो बोलता था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बेकार है। तो वो यूनिवर्सिटी कभी गया ही नहीं, वह कहीं एकांत में पहाड़ों में चला गया, उसने वहाँ पे कई साल गुजारे। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो किसी जर्नलिंग की फील्ड में, पत्रकारिता की फील्ड में कहीं साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहा है। मैंने उसको दशकों से नहीं देखा है, पर मुझे एक फीलिंग है कि जब कभी हम दोबारा इकट्ठे होंगे तो हम पहले के जैसे घूम फिर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। तो कई लोगों को लगता है कि जितने तुम्हारे ज़्यादा फ्रेंड हों उतना ही अच्छा है, पर मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इससे कोई वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे कितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो सब्जेक्ट है ये टास्क ऑफ लव से कनेक्ट करता है, पर हमें क्या सोचना चाहिए कि वो जो रिलेशनशिप है वो कितना गहरा है, उसमें कितनी नज़दीकी है और वो उसमें कितनी गहराई है। तो युवा आगे बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं गहरे मित्र बना सकता हूँ? तो फिलोसोफर बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चेंज करोगे तो तुम्हारे अराउंड जो भी है वो भी चेंज करेंगे, उनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी चेंज करने के अलावा। तो जो एडलरियन साइकोलॉजी है ये खुद को चेंज करने की साइकोलॉजी है, ये दूसरों को चेंज करने की साइकोलॉजी नहीं है। दूसरों के चेंज होने की इंतज़ार की बजाय या सिचुएशन के चेंज होने के इंतज़ार की बजाय तुम्हें पहला स्टेप खुद लेना पड़ेगा। तो यूथ बोलता है तो फिलोसोफर आगे बोलता है कि फैक्ट कि तुम मेरे पास आए, मेरे रूम में, और हमने ये बातचीत की, मैं तुम्हें एक युवा मित्र की तरह देखता हूँ। तो यूथ बोलता है कि भाई युवा मित्र मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बड़ा स्केप्टिकल होके देखता है। तो फिलोसोफर बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम हो, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं ये काउंसलिंग भी नहीं है और हमारा कोई वर्क रिलेशनशिप भी नहीं है, तो मेरे लिए तुम एक इररिप्लेसेबल फ्रेंड हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो युवा बोलता है मैं तुम्हारा इररिप्लेसेबल फ्रेंड हूँ। चौंक के वो बोलता है कि, फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा, पर चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे आखिरी है द टास्क ऑफ लव, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो युवा दार्शनिक बोलता है कि इसको तुम दो भागों में सोचो, एक है लव रिलेशनशिप, दूसरा है रिलेशनशिप विद फैमिली, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हमने टास्क ऑफ वर्क डिस्कस किया, फ्रेंडशिप डिस्कस की, पर तीनों टास्क में से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला टास्क है वो है टास्क ऑफ लव। जब एक फ्रेंड रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप में बदलता है तो बोलने का तरीका या आपका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे कुछ चीज़ें जब आपके फ्रेंड्स में अलाउड थी, फ्रेंड सर्कल में, वो बाद में अलाउ नहीं होती जब आप लवर बन जाते हो। जैसे कि आप सोशलाइज नहीं कर सकते फ्रेंड्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। आपकी मान लो बीवी आपसे कंफर्टेबल नहीं होगी जब आप और औरतों से बात करो, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे जब आपकी बीवी और मर्दों से बात करेगी। तो जस्ट एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन लाइक विद ऑपोजिट सेक्स भी इनिशिएट कर सकती है जेलसी को, और ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर रिलेशनशिप में ये फील होता है। तो यूथ आगे बोलता है, युवा, हाँ, तो मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो दार्शनिक बोलता है कि एडलर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि तुमने अपने पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आपका पार्टनर, आपका कोई पर्सन उस केस में हैप्पी है तो उसको वो कंडीशन सेलिब्रेट करने देना चाहिए। इसी को प्यार बोलते हैं।
सो रिलेशनशिप इज इन विच पीपल रिस्ट्रिक्ट ईच अदर इवेंचुअली फॉल अपार्ट, यानी जो रिलेशनशिप जिनमें लोग एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, बंदिशें लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके टूट ही जाते हैं। तो युवा बोलता है ये जो आर्गुमेंट है आपका, ये तो अनफेथफुलनेस की तरफ लेके जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का पार्टनर बड़ी खुशी से किसी के साथ अफेयर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? दार्शनिक बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के अफेयर को अफर्म नहीं कर रहा, उसको सही नहीं बोल रहा। तुम इस तरीके से सोचो कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑपरेसिव है, ठीक है, और जिसमें ऑपरेशन है, एक दूसरे को कोई ना कोई दबाव है, तो उसको तुम लव रिलेशनशिप नहीं कह सकते, चाहे उसमें पैशन भी हो। तो जब कोई ये सोच सकता है कि मैं जैसे जब भी मैं इस पर्सन के साथ हूँ मैं खुश फील करता हूँ और मैं फ्री बिहेव करता हूँ, मेरे को कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जैसा हूँ वैसा मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, इसको प्यार कहते हैं। और वो बंदा बड़ी ही काम स्टेट में, शांत स्टेट में रह सकता है, नेचुरल स्टेट में रह सकता है, उसमें कोई इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग नहीं होती, और उसमें ये दबाव भी नहीं होता कि वो अपना बेस्ट शो करे हर मोमेंट में। तो जब इस तरह का कोई रिलेशनशिप में कोई मतलब फीलिंग है तो उसको लव कहते हैं, तो उसको सच्चा लव कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन दूसरी ओर एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जिसमें आपको एक उस पर डिस्ट्रस्ट की भावना है कि उस पर आपको विश्वास नहीं है। तो जैसे एडलर कहता है, अगर दो लोग अच्छी टर्म्स में साथ रहना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को इक्वल पर्सनालिटीज की तरह ट्रीट करना चाहिए, यानी दोनों एक मतलब बराबर हैं, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। तो युवा बोलता है ओके, पर लव रिलेशनशिप या शादीशुदा रिलेशनशिप में हमेशा सेपरेशन की ऑप्शन होती है, यानी आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। सो जो हस्बैंड ऑफ वाइफ जो सालों साल इकट्ठे रहे हैं वो भी अलग हो सकते हैं अगर उनके रिलेशनशिप में कुछ डिस्ट्रेसफुल चीज़ आ जाती है, पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो रोमांटिक लव है, जो रोमांटिक लव वाला रिलेशनशिप है वो रेड स्ट्रिंग से अटैच्ड है, पर जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिजिड चेन्स के साथ अटैच्ड है। यानी लव रिलेशनशिप को तोड़ना बड़ा आसान है, डाइवोर्स ले लो, बात खत्म, ठीक है, पर जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसको आप तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो आप दोनों की कॉमन संतान है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही का भाग है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वो रिजिड चेन्स है। तो यहाँ से चैप्टर का चलो टाइटल तो हमें समझ आ गया। तो हमेशा हमारे पास एक छोटी सी कैंची होती है जिसको हम अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है कि वो कैंची जो है वो रिजिड रेड स्ट्रिंग पे तो चल जाएगी बट रिजिड चेन पे नहीं चल पाएगी। तो युवा बोलता है कि फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिलोसफर बोलता है, दार्शनिक बोलता है, इस स्टेज पे हम एक काम कर सकते हैं, आपको भागना नहीं है सिचुएशन से, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, चाहे अंत में आपने उसको काटना ही है, पर पहले आपने उसको फेस करना है। तो जो बुरी सी बुरी आप चीज कर सकते हो, जैसी सिचुएशन है उसमें आपको खड़े रहना है। तो ये एक फंडामेंटली इम्पॉसिबल चीज है कि एक बंदा अकेला नहीं रह सकता, ये बड़ी फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोलते हैं कि बंदा इंडिविजुअल हो गया, मतलब अकेला हो गया। पर एडलरियन साइकोलॉजी में सेल्फ रिलायंस एज अ अकेला पर्सन, सेल्फ रिलायंस, और दूसरी चीज सोसाइटी के साथ कोऑपरेशन को
ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव्स की तरह लिया गया है। मतलब ये दो ऑब्जेक्टिव्स जो मेन है लाइफ के, तो ये फिर बात वही आती है सेल्फ रिलायंस, और दूसरा था हार्मनी विद पीपल और हार्मनी विद सोसाइटी। तो हम इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस पॉइंट पे एडलर बोलता है, अगर हम ये 3 टास्क को ओवरकम कर लें, टास्क ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप, टास्क ऑफ लव, तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का टास्क है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी उसके लिए, हमें उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। अगर हम ये 3 टास्क को जीत जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, वर्क, फ्रेंडशिप एंड लव, तो ऑटोमेटिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आपके टास्क भी कवर हो जाएंगे। तो अभी भी यूथ जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, इसका जो ट्रू मीनिंग क्या है, जो भी फिलॉसफर कहना चाह रहा है। तो यहां से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, डू नॉट फॉल फॉर द लाइफ लाई। तो आगे पढ़ते हैं। युवा बोलता है कि ये कंफ्यूजिंग हो रहा है दोबारा से। तुमने कहा कि लोगों को अपने एनिमीज की तरह मत देखो, बस तुम उनको कॉमरेड्स की तरह देखो, और मैं एनिमीज की तरह इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं अपने लाइफ टास्क से दूर भाग रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब वो उसको लोग जो है दुश्मन की तरह दिखते हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि लोग आपके कॉमरेड्स हैं, लोग आपके कॉमरेड्स मतलब टास्क ऑफ वर्क की तरह देखोगे कि हम सब ने मिलके काम करना है, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम लोगों को एक कॉमरेड की तरह समझेंगे, तो आपके हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, और जो लोगों को एनिमीज की तरह देखा जा रहा है वो भी हमारे दिमाग से कम होगा। तो दार्शनिक बोलता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक मिस्टर ए है जो तुम्हें पसंद नहीं है, उसके अंदर कुछ फ्लॉज है जिसको तुम माफ नहीं कर सकते। तो यूथ बोलता है, वो हंसता है और कहता है, अगर हम ऐसे लोगों को ढूंढने लगे जिनको मैं पसंद नहीं करता तो मेरे पास कोई शॉर्टेज नहीं है कैंडिडेट्स की, दुनिया भर के हैं। तो फिलोसोफर बोलता है, पर ये नहीं है कि तुम मिस्टर ए को नापसंद करते हो, तुम उसके लेट मी रीड दिस लाइन अगेन, बट इट इज नॉट दैट यू बट बिकॉज यू कांट फॉरगिव हिज फ्लॉ। तो तुम इसलिए इसको डिसलाइक नहीं करते क्योंकि तुम उसके फ्लॉज को माफ नहीं कर सकते। तुमने एक गोल ले लिया है मिस्टर ए को डिसलाइक करने का, और ये तुमने पहले से ही सोच के रखा है, और तुम जब उसके फ्लॉज को देखते हो तुम उस गोल को सेटिस्फाई करते हो। तो यूथ बोलता है, दैट्स रिडिकुलस, मतलब ये बिल्कुल बकवास है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो ये जब मैं पढ़ रहा था पहली बार मेरे को भी ये बकवास लगी कि ऐसा कैसे। मैंने ऐसे सोचा कि अगर मेरे को कोई बंदा पसंद नहीं है तो मैं क्या सोचता हूँ, ऑब्वियसली मैं उसके फ्लॉज सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि उसका मेरे साथ बिहेवियर कैसा है। तो क्या मैं पहले ये सोचता हूँ कि मैं इसको पसंद नहीं करता, फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि भाई इसके ये फ्लॉज हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं पहले ये देखता हूँ कि उसका बिहेवियर कैसा है मेरे साथ, और देखने में कैसा है। अगर मेरे को वो पसंद नहीं है, उसकी मतलब बेसिक जो पर्सनालिटी है, तो शायद सबकॉन्शियसली मैं ये कर जाता हूँ मेरे ख्याल से। पर आगे इस बुक में बड़ा अच्छा बताया हुआ है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो यूथ बोलता है कि ये पूरा बकवास है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो फिलोसोफर बोलता है, ताकि तुम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अवॉइड कर सको मिस्टर ए के साथ। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं तो बाकी चीज़ें आएंगी नहीं। तो यूथ बोलता है, नहीं, ये कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये तुम बेतुकी बात कर रहे हो, बल्कि जो ऑर्डर ऑफ द थिंग है वो बैकवर्ड है। उसने कुछ ऐसा किया होगा जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए अगर उसने वो नहीं किया होता तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं था उसको नापसंद करने का। तो फिलोसोफर बोलता है, नहीं, तुम गलत हो। इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है अगर तुम पिछली एग्जाम्पल को फिर से लेके चलो।
कि जब कोई पर्सन थे, दो जो लव रिलेशनशिप में थे और वो सेपरेट हो रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स या मैरिड कपल्स की, तो कुछ कभी ऐसा टाइम होता है कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हैं। मतलब कुछ भी पार्टनर जो कर रहा है, यानी कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आप अपने आप को वाइफ समझ लो या हस्बैंड समझ लो, कि दूसरे बंदे से वो ऊब जाता है, कुछ भी करे कुछ भी ना करे वो बस ऊब जाता है। जैसे यहाँ पे शी का प्रयोग किया गया तो मैं शी ही बोलूँगा, कि उसे लगता है, उस वाइफ को लगता है कि उसको ये अच्छा नहीं लगता कि वो ये खा कैसे रहा है, उसके खाने पीने की आदतें उसको अच्छी नहीं लगती, और वो घर में अगर गंदा मंदा घूम रहा है तो भी उसको बड़ा अजीब लगता है, और कई बार तो उसकी जो स्नोरिंग है वो भी उसका मूड खराब कर देती है। ये कुछ ऐसी, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई दार्शनिक के बिहाफ से बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अगर आप कुछ टाइम पहले सोचे कि नया नई शादी हुई थी, भाई इतना प्यार था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अपना वो खराटे ले रहा है तो हम किसी तरीके से मैनेज करके सो जाते थे, कान में रुई डाल लेते थे, या प्यार ही इतना था सह लेते थे। बट कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें अजाब लगने लगती हैं। तो यूथ बोलता है हाँ ये बड़ा कॉमन है। तो फिलोसफर बोलता है ऐसा इसलिए होता है कि कुछ टाइम के बाद वो बंदे ने अपने आप को रिजॉल्व कर लिया होता है, मतलब अपने आप को समझा लिया होता है, वो उस फीलिंग से, जो इनिशियल फीलिंग से बाहर आ चुका है, और उसने खुद को ये बता लिया होता है कि मैं इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। और जब बंदा ये अपने आप को बता देता है कि मैं इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढने शुरू कर देता है। जैसे ऊब जाता है, उसको उसकी कोई ना कोई मतलब गलती निकालते रहना। तो जो दूसरा बंदा है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, जो उस बंदी का जो गोल है वो चेंज हुआ है। वो बंदा तो सेम ही है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो तो सेम ही है, बट जो सब्जेक्टिविटी है लड़की की वो बदल गई है। सो जो लोग हैं, फिलोसफर बोलता है देखो जो लोग हैं वो एक्सट्रीमली सेल्फिश होते हैं। वो कितने ही मतलब कैसा भी आदमी हो, कितना ही दूध का धुला हो, वो उसमें भी फ्लॉज निकाल देते हैं। मतलब अगर उनका मूड खराब है ना, तो वो एक बंदे को वो 2 दिन पहले भगवान बना देंगे। भगवान से मेरा तात्पर्य यहाँ है कि बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर दूसरे ही दिन जब उनका मूड खराब होता है तो उनकी शॉर्ट कमिंग्स या उनके फ्लॉज की झड़ियाँ लगा देंगे। तो कोई जितना भी बहुत अच्छे कैरेक्टर का हो, वो मिनट नहीं लगाएंगे उसको डिसलाइक करने में। सो इसीलिए ये जो दुनिया है ये कभी भी एक डेंजरस प्लेस हो सकती है, और इससे हमें ये भी समझ आता है कि ये भी ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि लोगों को दुश्मन की तरह देखना चाहिए। तो युवा बोलता है कि तो मैं फ्लॉज मेकअप कर रहा हूँ ताकि अदर लोग और लोगों के साथ मैं फ्लॉज मेकअप कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लाइफ टास्क को अवॉइड कर सकूँ, या फिर मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर सकूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस चीज़ से भाग रहा हूँ कि बाकी लोग मेरे क्या है, दुश्मन हैं। तो यूथ यहाँ पे कह रहा था कि मैं लोगों को एनिमीज इसलिए सोचता हूँ ताकि मैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अवॉइड कर सकूँ। तो फिलोसफर बोलता है हाँ। तो एडलर इसको बोलता है कि ये इस तरह का प्रीटेक्स्ट बनाना है जिससे आप अपने लाइफ टास्क को अवॉइड कर सको, और इस चीज़ को वो उसने नाम दिया लाइफ लाई, कि जो हम अपने आप को बोलते हैं जब हम अपने लाइफ टास्क से भागते हैं तो हम एक तरीके से लाइफ लाई कर रहे हैं। तो यूथ बोलता है ओके। तो यहाँ पे मैं एक टर्म बोलना चाहूँगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हम भी जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, कई बार हमें समझ नहीं आता कि डील कैसे करना है बंदे के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, क्योंकि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत उलझ जाते हैं कि यार
अगर ये होगा तो ये कैसे संभालेंगे, अगर ये होगा तो ये कैसे होगा। हम ये नहीं सोचते कि ये होने से हमारी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होने पड़ा, मतलब जो रियलिटी में जो होगा। बिकॉज हम तंग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। इस चीज़ से हम इतना तंग नहीं है कि हम हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम इससे ज़्यादा तंग है कि वो बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम कुछ फेल हो गए या कुछ हो गए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक शेल क्रिएट करते हैं और हम लाइफ लाई करते हैं, हम अपने टास्क से भागते हैं, टास्क ऑफ लाइफ से हम भागते हैं ताकि हम ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सकें। और उस केस में हम एक सूडो चीज़ अपने आप को बताते हैं कि लोग मेरे दुश्मन हैं। पर अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सामने वाला भी ऐसा ही सोच रहा है, उसके अंदर भी वही इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर भी, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन नहीं होगी कि आपको इस चीज़ से डर लगता है तो उसको भी डर लगता होगा, ऐसा नहीं होगा। बट वो भी नंबर ऑफ इवेंट्स में, लाइफ के नंबर ऑफ टास्क में, लाइफ के में डिस्टर्ब होगा, मतलब उसको भी डर लगता होगा, उसकी भी क्या बोलते हैं, इन्फीरियरिटीज़ होंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी। तो हम ये भूल जाते हैं जब हम कोई भी टास्क करते हैं, हम बस अपने आप को सेंट्रल रख लेते हैं यूनिवर्स के, और हमें लगता है कि हम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए वो सहना मुश्किल हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए हमारा माइंड एक बहुत खूबसूरत चाल चलता है, वो लोगों को दुश्मन कंसीडर करवा देता है। तो अगर हम इसके विपरीत टास्क ऑफ लाइफ को लेके आए अपनी लाइफ में, तो हमें लगेगा कि जो लोग हैं हमारे वो कॉमरेड्स हैं, और मेरा कॉमरेड्स अगर मैं फेल भी हो गया तो वो मेरे साथ ही होगा हमेशा, मेरे से दूर नहीं होगा। और यही चीज़ हमने दूसरों के लिए फील करनी है। तो इस तरीके से हम परस्पर आपस में जोड़ के लाइफ को चला सकते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के द्वारा हुई प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलॉसफर आगे बोलता है कि भाई ये एक सीवियर टर्म है, जब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है किसी और चीज़ में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपनी लाइफ टास्क से, कोई भी लाइफ टास्क से भाग रहा है, ये कह के कि ये जो भी फॉल्ट है ये दूसरे लोगों का है या फिर इन्वायरमेंट का है, तो ये एक तरीके का सेम चीज़ है जो हमने पढ़ी थी एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में, जो जब उसको फियर ऑफ ब्लशिंग था, तो उसको फियर ऑफ ब्लशिंग था, मतलब वो लोगों के सामने जाती थी तो वो ब्लश कर जाती थी, उसको डर था कि वो ब्लश कर जाएगी। पर वो एक लड़के को पसंद करती थी, ठीक है, और वो उसके पास कभी नहीं जा सकती थी, और उसने अपने माइंड को एक बहाना दिया था कि ये जो फियर ऑफ ब्लशिंग है इसके कारण वो नहीं जा सकती। बट जो एक्चुअलिटी में जो रीज़न था, वो डरती थी रिजेक्शन से, कि अगर वो बंदा मेरे को ना बोल देगा तो मेरी जो पर्सनैलिटी वो हिल जाएगी, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो गिर जाएगा। पर वो उसको भी नहीं पता था कि उसका माइंड उसके साथ क्या कर रहा है। तो उसने एक गोल सेट किया था कि ताकि रिजेक्शन ना हो, मेरे को ना फेस करनी पड़े, तो चलो फियर ऑफ ब्लशिंग ही सही। तो उस टास्क को अवॉइड करने के लिए उसके माइंड ने ये सब गढ़ा और लाइफ लाई उसके सामने रख दी। तो जब कोई बंदा अपने आप से झूठ बोलता है तो वो अपने लोगों से भी झूठ बोलता है जो उसके आसपास है। तो ये एक बड़ी सीवियर टर्म है। तो युवा बोलता है कि तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं किन लोगों के साथ रहा हूँ तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और कैसी ज़िंदगी मैं आगे लीड कर रहा हूँ तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिलॉसफर बोलता है, हाँ मैं सच में कुछ नहीं जानता, ना तुम्हारे पास के बारे में, ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, ना तुम्हारे बड़े भाई के बारे में, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ। तो युवा बोलता है वो क्या है, कहाँ था मैं, हाँ। तो दार्शनिक बोलता है कि मैं जानता हूँ द फैक्ट दैट यू एंड नो वन एल्स, कि ये फैक्ट कि तुम और कोई नहीं ही एक बंदे हो जो अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करते हो।
तो यूथ बोलता है, वो अलग सा मुंह बनाता है तो क्योंकि उसको वो बात समझ नहीं आती, बुरी लगती है। अल्टीमेटली हम तो अपना लाइफस्टाइल खुद बनाते हैं, ये जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस भी किया है। तो फिलोसफर बोलता है अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल दूसरे लोगों के या तुम्हारे इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया होता तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल सकता था कि भाई क्या तुम्हारी लाइफ में हुआ, क्या लाइफ में नहीं हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी और पे डाल सकता था। पर हम अपना लाइफस्टाइल खुद चुनते हैं, और ये क्लियर, मतलब इन बातों से ये क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लाई करती है। सो युवा बोलता है कि तुम मेरे को ओपनली निंदा कर रहे हो, तुम मेरी निंदा कर रहे हो, तुम लोगों को झूठे और कायर बता रहे हो और कह रहे हो कि ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिलोसफर बड़ी अच्छी बात कहता है कि अगर तुमने देखो, क्योंकि ये बुक सारी है ये नापसंद होने के, तो फिलोसफर बोलता है कि तुम पावर ऑफ एंगर को मत यूज़ करो इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडलर ने कभी भी लाइफ टास्क या कहें लाइफ लाइज को गुड और इवल की टर्म्स में नहीं बोला। तो ये कोई मॉरल नहीं है या गुड और इविल नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे, पर हमें जो डिस्कस करना है वो है इशू ऑफ करेज। तो युवा बोलता है करेज अगेन, यानी दोबारा से करेज की बात हो रही है। तो फिलोसफर बोलता है कि हाँ, अगर तुम अपने लाइफ टास्क अवॉइड कर रहे हो और लाइफ को बड़े तुमने के साथ तुम चिपके हुए हो, ये इसलिए नहीं है कि तुम इविल में फंसे हुए हो, ये ऐसी बात नहीं है कि तुम कुछ बुरी चीज़ में फंसे हुए हो, इसका मोरल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जिसको मोरलिस्टिक की टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ करेज का इशू है। तो कैसे ये करेज का इशू है ये हम समझेंगे अगले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में भी हमें बहुत सारी अच्छी जैसे जानकारी मिली। इस चैप्टर में जैसे बताया कि जो हम ये बात कर रहे हैं ये रिलेटेड जो आपकी लाइफ टास्क है या लाइफ लाइज है, ये गुड एंड इविल, मतलब मोरालिटी को इसको एक साइड कर दो। ये इसमें कोई ऐसी इनपुट नहीं है कि भाई कोई गुड ड्राइविंग फोर्स है, कोई इविल ड्राइविंग फोर्स है, पर इसमें जो इशू है कि तुम ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे या इसलिए नहीं सोच पा रहे क्योंकि तुम में करेज नहीं है। तो इसका मीनिंग समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ पोजेशन टू द साइकोलॉजी ऑफ प्रैक्टिस, यानी एक ऐसी साइकोलॉजी जिसमें आपने चीज़ें रखनी होती हैं, प्रोसेस करनी होती हैं अपने पास, और एक ऐसी साइकोलॉजी जो कि प्रैक्टिस की साइकोलॉजी है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बात करना चाहता है साइकोलॉजी ऑफ पोजेशन, यानी जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल फ्राइडियन वाली, और साइकोलॉजी ऑफ प्रैक्टिस है जिसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि एडलर वाली। तो युवा बोलता है कि सब कुछ के बाद हम बात करते हैं साहस की। तो ये मेरे को याद दिलाता है लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी कि एडलरियन साइकोलॉजी ऑफ करेज है, यानी साहस की साइकोलॉजी है। तो फिलोसफर बोलता है कि मैं इसके साथ एक और चीज़ जोड़ूंगा, जो एडलरियन साइकोलॉजी है वो पोजेशन की साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है यूज़ की, प्रयोग करने की। तो युवा बोलता है तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि कोई कहाँ पैदा हुआ है, पर यह है कि कोई उस चीज़ का कैसे यूसेज करता है। इंग्लिश में बोलूँगा तो और अच्छा लगेगा, इट्स नॉट वट वन इज़ बॉर्न विद बट वट यूज़ वन मेक्स ऑफ दैट इक्विपमेंट। ठीक है, कि कोई चीज़, कोई बंदा कैसे किसके साथ पैदा हुआ है, क्या चीज़ लेके पैदा हुआ है, पर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है कि वो उस चीज़ का, उस इक्विपमेंट का क्या बनाता है, उसको यूज़ कैसे करता है। तो फिलोसफर आगे बोलता है हाँ दैट्स राइट, शुक्रिया तुमने याद रखा। तो फ्राइडियन इटियोलॉजी में
या वो साइकोलॉजी पोजेशन की साइकोलॉजी है जिससे हम डिटर्मिनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। डिटर्मिनिज्म मतलब कि उस साइकोलॉजी में कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कॉज हुआ इफेक्ट हुआ, तो एक डिटर्मिनिस्टिक इवेंट है। बट एडलरियन साइकोलॉजी में ये साइकोलॉजी ऑफ यूज है, यानी जो कि हम खुद के लिए डिसाइड करते हैं। तो फ्रॉइडियन में वो हमारे हाथ में नहीं है कि जो हुआ वो जो हो चुका है हमारे साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आगे हो जाएगा। बट एडलरियन साइकोलॉजी में जो तुम्हारे पास है तुम उसका क्या यूज़ करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी लाइफ चलती है। तो यूथ बोलता है कि एडलरियन साइकोलॉजी इसका मतलब साइकोलॉजी ऑफ करेज है और एट द सेम टाइम वो साइकोलॉजी ऑफ यूज है। तो फिलोसोफर बोलता है तो हम जो ह्यूमंस है वो इतने ज़्यादा नाजुक नहीं है कि वो इटियोलॉजिकल ट्रॉमास की मर्जी पे जीते रहें। हम अगर आसपास देखें अपनी लाइफ को तो हर बंदा कोई ना कोई है ना कंप्लेन करता रहता है कि मेरे साथ पास में ये हुआ, मुझ में अभी हिम्मत नहीं है। कोई भगवान के पास जाके, कोई किसके पास जाके हाथ जोड़ता है। तो फिलोसोफर बोलते हैं कि तुम इतने ज़्यादा नाजुक नहीं हो, ह्यूमन आदमी इतना ज़्यादा नाजुक नहीं है कि वो इन सब ट्रॉमास के, इटियोलॉजिकल ट्रॉमास की मर्सी पे जिए, दया पे जिए। तो टेलीलॉजी के स्टैंड पॉइंट के हिसाब से हम अपनी लाइफ और हम अपना लाइफ स्टाइल खुद चुनते हैं और ये चुनने की हम में शक्ति है। तो युवा बोलता है पर ऑनेस्टली मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कर सकूं, और तुम इसको कह सकते हो कि ये एक लाइफ लाई है। पर मेरे को सच में ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तोड़ नहीं पाऊंगा। तो फिलोसोफर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो युवा बोलता है तुम जो भी कह रहे हो शायद वो सही है, एक्चुअली मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। करेज शायद साहस ही है जो मेरे में नहीं है, और मैं आपकी जो लाइफ वाली बात है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं लोगों से इंटरेक्ट करने में डरता हूँ और मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में नहीं जाता क्योंकि मैं हर्ट ना हूँ। तो इसलिए मैं अपने लाइफ टास्क को आगे नहीं लेके चलता, मैं उनको साइड रखता हूँ। तो इसीलिए मेरे पास ये सारे जो एक्सक्यूजेस है वो रेडी होते हैं। ये सब ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, पर आप जो भी कह रहे हैं ये क्या स्पिरिचुअलिज्म से लिंक नहीं करता? जैसे वो कहते हैं कि तुमने भाई साथ छोड़ दिया है, तुम्हें अपने आप में करेज लानी पड़ेगी। तो क्या आप जो बोल रहे हो वो उस सिली इंस्ट्रक्टर से कैसे भिन्न है जो आपको एडवाइस देता है जीवन की, जो आपके कंधे पे ऐसे थाप देता है और कहता है चीयर अप, उठो, खुश रहो। तो पर मेरी जो हालत है उसका रीज़न ये है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा, मैं चीयर अप नहीं कर पा रहा। तो मैं खाली किसी के चीयर अप कहने से कैसे चीयर अप हो सकता हूँ? तो फिलोसोफर आगे बोलता है कि जो भी मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई स्टेप बताऊं, पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊं कि कैसे तुमने आगे चलना है। तो युवा बोलता है कि हाँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, और मेरे को ये समझ आया है, मेरे को ये बताया गया है कि मेरे पास साहस नहीं है। पर मैं कैसे अपने साहस को रीफिल कर सकता हूँ? मैं किसी साहस के पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ी दोबारा अपना टैंक फिल कर सकता हूँ। तो फिलोसोफर बोलता है कि ओके, आज हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, इसको हम अगली बार बात करेंगे। तो युवा बोलता है क्या तुम इस सवाल से भाग रहे हो? तो फिलोसोफर बोलता है नहीं, अगली बार हम फ्रीडम की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे। तो युवा कहता है करेज की बात नहीं करेंगे? दार्शनिक बोलता है हाँ, ये फ्रीडम की डिस्कशन की बात होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम करेज की बात करते हैं। तो तुम फ्रीडम के बारे में सोच के आना कि क्या होती है फ्रीडम तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो युवा बोलता है ओके, आज़ादी क्या होती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर
चैप्टर में भी 12 और सेकेंड नाइट का आखिरी चैप्टर जो है ख़त्म होता है। और इसका जो मेन पॉइंट जिसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमा, जिसके इर्द गिर्द ये नाइट घूमी, कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो आप भी अपनी लाइफ में कोई इवेंट ऐसा सोचें, मतलब अगर आपको इसमें और जाना है कि ये बुक ना, अगर आप खाली सुनते रहेंगे ये आपको इसके लेसन्स नहीं, आप इसके ग्रास्प नहीं कर पाओगे। जैसे एडलर बोलता ही है कि ये जो साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी ऑफ यूज़ है, ये पोजेशन नहीं है। तो आप इसको सुन लिया, उससे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप इसके आइडियाज़ लो, उसको अपनी लाइफ पे लगाओ, दोस्तों से बात करो, यूट्यूब कमेंट्स आप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और जब आप अपनी लाइफ में इन आइडियाज़ को लगा के देखो कि क्या सच में ये सही बोल रहा है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी आपके साथ बुरी कोई चीज़ हुई है ना, या हो रही है, या कोई अच्छी चीज़ भी हुई, अब उसकी कोर में जाके ढूंढने की कोशिश करो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या सच में वहाँ है, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। तो ऐसी सारी चीज़ें जब आप सोचोगे तो आप इस बुक को और बेहतर तरीके से समझने लगोगे और अपने आप को भी आप और बेहतर तरीके से जानने पहचानने लगोगे। तो इसी नोट पे मैं इस नाइट को और आज की वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऑडियो बुक सीरीज़ अच्छी लग रही है। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस अगले चैप्टर में और एफ़र्ट डाल सकूं और अच्छे से समझाने की जो कोशिश है कर सकूं। आपका अगर कोई सजेशन है तो भी आप यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सप्ताह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।